अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है हमारे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। हम एक्सरसाइज इसकी लास्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने इसके एमसीक्यूज़ को देखा था, शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा था। आज हम इसके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर समझ आ जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो ऑन टाइम आपको मिलती रहे। अच्छा जी, हम इस कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी रिमूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल। मतलब हम पहले शेल से दूसरे शेल में जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती क्यों है, जबकि हमने यही चीज़ डिस्कस की है बार बार कि पहले शेल की एनर्जी कम होती है, दूसरे की उससे ज़्यादा, थर्ड की उससे ज़्यादा, फोर्थ की उससे ज़्यादा। मतलब हम जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं तो उसकी एनर्जी क्यों बढ़ती है। तो इसका आंसर देखें, बिकॉज सेकेंड शेल इज़ फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि दूसरा शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता है देन फर्स्ट शेल। पहले शेल की निस्बत इलेक्ट्रॉन्स नीड मोर एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू स्टे फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, ताकि वो न्यूक्लियस से दूर रह सकें। सो एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम के टू एल शेल, इसीलिए वो पहले शेल से जो एनर्जी है दूसरे शेल की क्या होती है, जाते जाते इंक्रीज़ करती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखें, वाई इज़ इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हमने फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में देखा था, वो कह रहा है कि उसमें हमने जो प्रेशर है उसको लो क्यों रखते हैं, हम प्रेशर को लो रखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो उसका आंसर देखें, टू प्रोड्यूस कैथोड रेस को प्रोड्यूस करने के लिए एट लो प्रेशर पे क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स बिकम्स आयंस। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो आयंस में चेंज हो जाती हैं। एंड इलेक्ट्रॉन कैन, और क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कैन मोर फ्रीली मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड विदाउट क्लेयंस। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ आसानी से मूव कर जाते हैं विदाउट क्लेयन, यानी एक दूसरे से टकराए बगैर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ हैज़ दिस कॉन्सेप्ट चेंज विद टाइम। क्लासिकल कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट क्या था इलेक्ट्रॉन के बारे में और ये टाइम के साथ किस तरह से चेंज हुआ। तो ये देखिए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन क्लासिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। वो क्या करता है, न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहता है इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट लाइक प्लैनेट्स। जिस तरह के सितारे सूरज के गिर्द घूमते हैं खास मैदान के अंदर, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, अपने खास मैदान में न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव फिक्स्ड पाथ। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड पाथ नहीं होता। इट इज़ फाइंड इन द रीजन, वो एक ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑर्बिटल का नाम देते हैं। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ हाई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर अनस्टेबल। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल क्यों होता है। इसका आंसर देखिए, बिकॉज दे हैव रॉन्ग रेशियो ऑफ द प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन्स। क्योंकि जो इसकी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रेशियो होती है वो रॉन्ग होती है, यानी वो इक्वल नहीं होते, या उनकी रेशियो अप्स एंड डाउन होती है। टू बिकम स्टेबल, उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, द एमिट, या तो उनको अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस को एमिट करना पड़ता है ताकि वो स्टेबल हो जाएं। अदरवाइज़ उनकी रेशियो में डिफरेंस होने की वजह से, रॉन्ग रेशियो होने की वजह से वो क्या होती है कि वो रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं और वो रेडियो एक्टिव होते हैं। उसके बाद देखें, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के दौरान हाउ डिड द साइंटिस्ट कंक्लूड दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन ऑल द एलिमेंट्स। क्या कह रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब के दौरान क्या, हाउ डिड द साइंटिस्ट कंक्लूड, साइंटिस्ट ने किस तरह कंक्लूड किया दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट, के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है सेम टाइप वो तमाम एलिमेंट्स में मौजूद होते हैं। देखें, बिकॉज के थॉट रेज हैव सेम चार्ज टू मास रेशियो। जो कि थॉट रेज हमने फाइंड आउट की थी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, उनका जो चार्ज टू मास रेशियो होता है वो सेम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनका मास सेम रहता है, हम कोई भी गैस यूज़ कर लें।
जबकि प्रोटॉन्स का मास क्या हो जाता है, डिफ़र कर जाता है न्यूट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस, क्योंकि वो दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, उनमें डिफ़र आ जाता है गैस को चेंज करने की वजह से, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा नहीं होता। तो इसी वजह से उसकी चार्ज टू मास रेशियो क्या होती है, सेम होती है। एंड द कैनाल रेज और ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, कैनाल रेज हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर द बेसिक पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल एटम। जिससे क्या हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है कि एक बेसिक पार्टिकल्स हैं किस तमाम एटम्स के अंदर, किसी भी एलिमेंट के एटम्स में ये बेसिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ये आपके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि टू द पॉइंट, सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, सिंपल और इजी वर्डिंग में अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम इसका आंसर था, आंसर से। नेक्स्ट सेकंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर देखना है, तो हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर के लिए इसका आंसर देखें। हाइड्रोजन एटम हैज़ वन प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ वन प्रोटॉन होता है इन न्यूक्लियस में, एंड वन इलेक्ट्रॉन, और वन ही इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। एटॉमिक नंबर भी उसका 1 होता है, मास नंबर भी उसका क्या होता है, 1 होता है। इट हैज़ नो न्यूट्रॉन, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके फर्स्ट शेल में ही मौजूद होता है। ये कुछ इसके 4 से 5 पॉइंट्स हैं जो कि आप इसके कोई स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। ये आपकी बुक पे आंसर प्रॉपर नहीं दिया हुआ, तो आप इसको यहीं से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ डज द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो ये भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया, आयनाइजेशन किस तरह होती है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, इसके आंसर में आप ये आयनाइजेशन वाला टॉपिक लिखेंगे, इसमें आप ये इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और साथ ये इक्वेशन यहाँ तक इसका आंसर होगा, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। तो सबसे पहले हमने इसमें रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिख देनी है और बाद में हमने इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। तो इसका आंसर यहाँ पर है, ये देखिए रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन यहाँ पे, दे एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, दिस प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। यहाँ से आप इसकी रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन करेंगे और बाद में आप इसके अंदर इसकी एप्लीकेशंस को लिख देंगे। ये सारी एप्लीकेशंस आपने लास्ट तक इसके आंसर के अंदर लिखनी है। ये 2 to 3 ही डिस्कस किए हुए हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका न्यूमेरिकल, वही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसी फॉर्मूले को यूज़ हमने करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास वाले फॉर्मूले को। फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मरकरी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। उसने मैसेज भी दे दिए हैं आइसोटॉप्स के और अबंडेंस भी साथ साथ दे दिया है। तो देखें ये M1 होगा और ये P1 फर्स्ट मास फर्स्ट अबंडेंस, M2 P2, M3 P3, M4 P4, इसी तरह से M5 P5, M6 P6, M7 P7, मतलब 7 तक उसने आइसोटॉप्स दिए। 7 के 7 मैसेज और 7 के 7 अबंडेंस को हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ होगा। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हुए इसका आंसर निकालते हैं। ये देखिए, बाय अप्लाइंग फार्मूला रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला ये M1 P1 M2 P2, इस तरह से आप M7 P7 तक लिखेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। उसके बाद हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। M1 की वैल्यू देखें हमारे पास उसने दी हुई है यहाँ पे 196 और इसकी अबंडेंस उसके सामने दी हुई है, तो हम साथ ही पुट कर देंगे। देखें M1 की जगह पे M1 की वैल्यू को पुट किया है, उसके साथ उसकी अबंडेंस प्लस M2 और उसकी अबंडेंस P2, M3 P3 प्लस M4 P4 प्लस M5 P5 प्लस M6 P6 प्लस M7 P7, सब वैल्यूज़ को पुट करते हुए बाद में हमने 100 के साथ उसको डिवाइड करना है। आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स आएंगे उनको आपस में हमने प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद हमने उसको 100 पे डिवाइड कर देना है। तो ये प्लस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया फाइनल। उसके बाद में उसको 100 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया है
मरकरी का। तो ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, सारे टॉपिक की, सारे क्वेश्चंस की, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन के, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर वाइंड अप होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे ऑन टाइम। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।